Lecture 1, Thermodynamics Introduction. तो थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वन इज थर्मी और सेकंड डायनामिक्स. थर्मी का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब यहाँ पर हम पावर या वर्क. मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में. तो हीट मींस थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट को कन्वर्ट करते हैं पावर या वर्क में. मींस हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है हमारी किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो स्टडी है कि कैसे हीट एनर्जी को पावर में वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम की बाउंड्री, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम. इसके बारे में हम जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है. लेकिन इन सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको हम इनसे कोरिलेट करेंगे. इसमें सिस्टम कैसे बनता है, बाउंड्री कैसे बनती है, सराउंडिंग कैसे होती है, तो आपके लिए इजी होगा इन चीजों को समझ पाना. तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. तो देखिए, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होने वाले इंजिन्स हैं, इंजन, वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन. जो हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें हमारा एग्जांपल के लिए स्टीम इंजन है, और जो इंटरनल कंबशन इंजन है हमारा, उसके अंदर हमारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी,
बेस्ड जो इंजन है वो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। अब सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स पर जाने से पहले इनकी थोड़ा एक वर्किंग के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया वो स्टीम इंजन था, जो जेम्स वाट ने इन्वेंट किया। स्टीम इंजन कैसे वर्क करता था इसके बारे में हम आपको भी बताते हैं कि इसके अंदर हाई प्रेशर स्टीम को यूज किया जाता है। हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम से हम पिस्टन को मूव करते हैं। और पिस्टन मूवमेंट से हम मैकेनिकल वर्क को रिसीव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्क मैकेनिकल वर्क ही है, तो मैकेनिकल वर्क को हम रिसीव करते हैं। देखिए, हम एक सिंपल वे में समझेंगे कि स्टीम इंजन कैसे वर्क करता होगा। देखिए, ये हमारी मेडिकल सिरिंज है, हम इसी को ही बेस बनाते हैं। तो ये जो इसमें ग्रीन पोर्शन है, आपने देखा होगा, इसको हम सपोज करो पिस्टन कह देते हैं, और जिसके अंदर ये मूव करता है, इसके अंदर ये अप डाउन होता है जब हमें कोई भी इंजेक्शन देने के लिए मेडिसिन का यूज करना होता है, तो इसके अंदर उसको फिल किया जाता है, इसको पीछे की ओर खींचकर। तो ये इसके अंदर मूव करता है अप डाउन। तो यहां पर हम इसको पिस्टन कंसीडर कर रहे हैं और इसको सिलेंडर, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा पिस्टन और सिलेंडर बना हुआ होता है। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके आगे फिर हम रिफाइंड इंजन के ऊपर जाएंगे तो वो बेटर वे में आपकी समझ आएगा। यहां पर सिर्फ हमारे पास ये एक इनलेट होता है, जब डॉक्टर इसके अंदर इंजेक्शन मेडिसिन को फिल करता है, और उसको लेने के बाद फिर वो जिसको पेशेंट को लगाना होता है उसको इंजेक्ट कर देता है। तो यही हमारा इनलेट होता है, यही हमारा आउटलेट होता है। तो ये हमारा कहां से आया इनलेट, जो इंजेक्शन लिक्विड है उससे आता है, और ये जो आउटलेट है ये पेशेंट को लगाया जाता है, ये पेशेंट। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो हमारा है इनलेट और आउटलेट वो सेम इसके थ्रू हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखिए, यदि हम यहां पर क्या करते हैं, चाहो तो आप इस एक का भी यूज कर सकते हैं, चाहो आप दो एंट्री का भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहां पर दो एंट्री का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री पॉइंट ये, सेकंड एंट्री पॉइंट, इसको हम इनलेट के लिए यूज कर ले सेपरेटली, और इसको हम एग्जिट के लिए तो भी काम हो सकता है। तो इंजेक्शन इन होगा और पेशेंट के लिए इंजेक्शन आउट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर को पीछे की तरफ खींच के इंजेक्शन को फिल करना पड़ रहा है, और डॉक्टर को ही इसको दबाकर पेशेंट के अंदर लगाया जा रहा है।
लेकिन यदि हम ये देखें कि यदि हम इसके थ्रू स्टीम की एंट्री करा दें तो स्टीम अपने हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर स्टीम, अपने हाई प्रेशर की वजह से इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेगी। इसको क्लियर करते हैं। तो हाई प्रेशर स्टीम के एंटर होने से, जब यहां पर हाई प्रेशर स्टीम एंटर करेगी इन, तो ये इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेगी और यहां ये जब मूव करेगी तो हम इससे मैकेनिकल वर्क को रिसीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, अब हमें जरूरत होती है कि इसको ऊपर क्यों ले जाया जाए। तो ऊपर क्यों ले जाने के लिए हमें जो स्टीम एंटर हुई थी उसको एग्जिट कराना पड़ेगा। ये जो एग्जिट है, सपोज करो हमने इसको अपने हाथों से एग्जिट करा दिया कि इस रास्ते के थ्रू हमने इसको एग्जिट करा दिया। तो मैकेनिकल वर्क लिया हमने, इसके ऊपर कुछ वर्क किया, हमें भी तो कुछ अपना वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर एग्जिट कराने के लिए। तो इस तरीके से ये इंजन काम करता है। तो नेक्स्ट जैसे फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से स्टीम इन करेगी, फिर ये नीचे जाएगा, फिर हम मैकेनिकल वर्क ले लेंगे, फिर हम इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे और एग्जिट करा देंगे स्टीम का। तो अब हम एक रिफाइंड इंजन के अंदर स्टीम इंजन का वर्क देखेंगे कैसे होता है। ये जस्ट एक एग्जांपल था कि ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है और आपकी समझ में आ जाए। मेडिकल सिरिंज बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है। चलिए ये देखिए, ये एक इंजन है। अभी इसको सिर्फ इंजन की तरह कंसीडर करना, वैसे तो ये एक पेट्रोल इंजन है क्योंकि इसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको स्टीम इंजन बनाएंगे। तो ये जो हमारा स्पार्क प्लग है इसको कंसीडर नहीं करना है। ये जो कूलिंग फिन्स हैं इसको भी कंसीडर नहीं करना है। ये कूलिंग फिन्स जैसे आपके बाइक के इंजन के ऊपर ये ग्रुप्स से दिखाई देते हैं, वो फिन्स होती है, तो इनको कंसीडर नहीं। हमें सिर्फ ये डॉक्टर का पिस्टन सिरिंज के अंदर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर आप देखिए ये कैसे वर्क करेगा। वहां पर जो हमने इन और आउट लिया था, ये हमारा इन और ये हमारा आउट। इसको हम आउटलेट वाल बोल देते हैं, इसको हम इनलेट वाल बोल देते हैं। ये हमारे वाल्स हैं और ये हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्स हैं। ये हमारे इनलेट और आउटलेट वाल। तो होता क्या है कि इस वाल्व को ओपन किया जाता है। इन वाल्व का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि जब हमें स्टीम को एंटर कराना हो तो इस वाल्व को ओपन कर दिया जाए, और जब हमें स्टीम को एग्जिट कराना हो तब हम इस वाल्व को ओपन कर दें और इसको क्लोज कर दें, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में हम वर्क को रिसीव करते हैं। तो स्टीम यहां से इन करती है, वाल्व ओपन होता है और इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करता है। तो स्टीम इनटेक भी होती रहती है और पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर देती है। पिस्टन जब हमारा यहां पर पहुंच जाता है, अब उसके पास में नीचे जाने के लिए
किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होगी। अब वो सिर्फ ऊपर की ओर चलेगा, ये इसका एंड पॉइंट होता है। वैसे इसको हम बीडीसी बोल देते हैं, बॉटम डेड सेंटर। और पिस्टन यहां तक जिस हाइट तक जाता है उसको हम टीडीसी बोल देते हैं, टीडीसी टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन हमारा बीडीसी तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी मूवमेंट ऊपर की ओर शुरू होती है और वो टीडीसी की तरफ को जाना शुरू करता है। तो उस टाइम क्योंकि इसके अंदर स्टीम होती है तो स्टीम को बाहर निकालने के लिए जैसे ही यहाँ पे होता है तो हम तुरंत आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं। तो पिस्टन जैसे जैसे ऊपर मूव करता है वैसे वैसे स्टीम इससे बाहर निकल जाती है। अब वहां पर तो डॉक्टर ने उसको दबाया, डॉक्टर ने खींचा, दूसरी बार हम गए कि स्टीम को इन किया और हमने अपने हाथों से पिस्टन को ऊपर की ओर मूव किया। तो दो वर्क हुई। फर्स्ट, जो डॉक्टर था उसी ने इन भी कराया इसको खींचकर और उसी ने आउट कराया इसको पुश कर दिया। तो पहले पुल किया, इनके लिए उसको पुल करना पड़ा और आउट के लिए उसको पुश करना पड़ा डॉक्टर को। फिर यदि हम स्टीम का यूज कर लेते हैं तो इन हमारा स्टीम से हुआ और जो आउट है वो हमने खुद किया, हमें खुद करना पड़ा। लेकिन यहां पे आप देखिए, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा, इनर्शिया। तो जब पिस्टन हमारा मूव करता है टीडीसी से, जब स्टीम हाई प्रेशर पर एंट्री कर रही होती है तो ये नीचे की ओर मूव करता है और जब नीचे की ओर मूव करता है तो इनर्शियल इफेक्ट कहें हम, या इसके अंदर जो इनर्शिया स्टोर हुई है उसकी वजह से पिस्टन यहाँ बीडीसी पे आने के बाद अपने आप ही ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उसको किसी चीज के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है, वो फ्री मूव करता है। क्योंकि वाल्व के ओपन हो जाने से स्टीम तो वैसे भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और इनर्शिया इसके अंदर जो स्टोर हो चुका है उस इनर्शिया की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। नेक्स्ट फिर हमें स्टीम हाई प्रेशर पर मिल जाती है, फिर ये नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद फिर इनर्शियल इफेक्ट की वजह से ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली स्टीम इंजन वर्क करता रहता है। ये इनर्शियल वैसे तो हमने भी आपको पिस्टन में बता दिया, क्योंकि एग्जैक्टली कहां पर स्टोर किया जाता है इस वर्क को कराने के लिए, वो होती है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील उसके अंदर इसको स्टोर कराया जाता है। लेकिन अभी आपको फ्लाईव्हील तक नहीं जाना है, क्योंकि जब हमें जरूरत होगी तब हम इनकी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम ये सोच के चल रहे हैं कि पिस्टन के अंदर ही इनर्शिया इफेक्ट है, इसी के अंदर हमारा इनर्शिया स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से स्टीम इंजन वर्क करता रहता है। प्रॉब्लम क्या थी स्टीम इंजन के साथ में, कि सिस्टम बहुत बड़ा था। जो स्टीम इंजन था वो बहुत बड़ा सिस्टम था। फर्स्ट, जैसे ये इंजन है पूरा, स्टीम इंजन हुआ, इसके साथ में हमें क्या करना पड़ता था, फर्नेस का यूज करना पड़ता था, जहां पर हम फ्यूल को बर्न करते थे। जैसे आपने पहली ट्रेन्स के अंदर देखा होगा मूवीज वगैरह में कि कोल का यूज किया जाता था। कोल, उस कोल को बर्न करने के बाद में फर्नेस के अंदर उससे हीट लेकर बॉयलर के अंदर वाटर को हीट किया जाता था। वाटर को हीट किया जिससे उसके अंदर हाई प्रेशर स्टीम
जनरेट कराई जाती थी, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट कराई जाती थी। तो एक तो हमारा कोल हो गया, जिसको जलाने के लिए फर्नेस यूज की जाती है। कोल हमारा फ्यूल, फर्नेस बॉयलर, और तब वहां से हाई प्रेशर स्टीम को यहां पर एंटर कराना होता था। तो ये सिस्टम काफी बल्की हो जाता था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्पीड। स्पीड, स्टीम इंजन की स्पीड काफी लो होती थी, लेकिन इनिशियल डेज में तो यही हमारे लिए काफी अच्छा था। तो आगे आगे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, वैसे वैसे फिर नए इंजन्स को डेवलप किया। चलिए, तो आपका ये स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे स्टीम इंजन वर्क करता है। तो हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल कंबस्शन, एक्सटर्नल कंबस्शन, ये देखिए, तो हमने फ्यूल को कहाँ बर्न किया? एक्सटर्नली, इंजन के अंदर बर्न नहीं किया है, एक्सटर्नली बर्न किया है। तो इसलिए इस टाइप की स्टीम इंजन को हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कह देते हैं। लेकिन यदि हम यहां पर स्टीम की एंट्री ना करा के देखें, यदि हम यहां पर स्टीम की एंट्री ना कराएं, सपोज जो स्टीम की एंट्री करा रहे थे, यहां पर स्टीम की एंट्री ना करा के फ्यूल की ही यहां पर एंट्री करा दें और फ्यूल को डायरेक्टली यहीं पर बर्न करा दें, फ्यूल को डायरेक्टली यहां पर बर्न करा दें, तो फ्यूल जैसे ही बर्न होगा तो वहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जनरेट होगा और वो भी इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करा देगा। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया गया कि हम क्यों ना हम इन चीजों को, जैसे स्टीम का यूज कर रहे थे, इसका यूज ना करके फ्यूल का अलग से यूज कर रहे थे, क्यों ना हम डायरेक्टली फ्यूल को यहीं पर यूज कर लें। तो हम एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल इंजन का, कि पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन इससे मैच कर जाएगा, इस फिगर से पेट्रोल इंजन मैच हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। पेट्रोल इंजन, तो क्या किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप बेसिक चीज सीखिए। यहां पर फ्यूल क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल को इन कराया, उसको कंप्रेस किया, इस स्पार्क प्लग से उसको स्पार्क दी गई, उसको यहां पर बर्न किया गया, इसको हम बोलते हैं कंबशन चैम्बर। ये कंबशन चैम्बर। जब पिस्टन अपने टीडीसी पर होता है तो उसके ऊपर भी थोड़ा स्पेस होता है, टीडीसी पर पहुंचने के बाद थोड़ा स्पेस होता है, जिसको हम कंबशन चैम्बर कहते हैं, जहां पर फ्यूल हमारा बर्न होगा। तो यहां पर उसको बर्न किया जाता है, जैसे कि हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल को यहाँ पे बर्न किया जाता है, और पिस्टन नीचे की तरफ को, जब हाई प्रेशर टेम्परेचर जनरेट होता है तो नीचे की तरफ मूव करता है। बाकी सेम फंक्शन उसी तरीके से करता है, नीचे मूव करेगा, इनर्शिया के इफेक्ट से फिर वापस ऊपर जाएगा, और जो स्मोक होगा
आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग जो स्मोक होगा उसको इसको हम एग्जॉस्ट वाल्व भी कह देते हैं, आउटलेट वाल्व भी कह देते हैं, एग्जिट वाल्व भी कह देते हैं। तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू उसको बाहर एग्जिट करा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट, फिर फ्यूल की एंट्री होती है, फिर उसको यहाँ पे बर्न किया जाता है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम मैकेनिकल वर्क लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली और उसको कहीं पर भी यूज कर लेते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने पेट्रोल इंजन को लिया है, तो हम आगे चल के पेट्रोल इंजन के बेस पे पूरी साइकिल को समझेंगे, पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से एंटर करता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो देखिए, अभी हमने पेट्रोल इंजन लिया है तो पेट्रोल इंजन पर ही बात करते हैं। इसको आप कहिए स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन के अंदर एकदम रिफाइंड जो इसकी प्रोसेस करने का है वो ये है कि हम बाहर से एयर और फ्यूल, फ्यूल हमारे पास है, एयर को बाहर से हमने लिया, दोनों को मिक्स किया जाता है और उस मिक्सचर को इन कराया जाता है इनटेक वाल्व के थ्रू। तो ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर एंटर कराया जाता है और जिस टाइम जो हमारा पिस्टन है वो हमारा टीडीसी पर होता है। सपोज करो कि आपने सेल्फ स्टार्ट जब हम गाड़ी को करते हैं तो मान के चलिए कि हमारा जो इंजन है उसमें पिस्टन यहां से मूव करना शुरू करता है नीचे की। तो देखिए कब जाके इंजन हमारा स्टार्ट होता है वो हम यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे ही हम सेल्फ स्टार्ट से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सेल्फ दबाते हैं तो पिस्टन हमारा यहां से मूव करता है नीचे की तरफ और उस प्रोसेस के टाइम में ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, पेट्रोल और एयर, ये इसके अंदर एंटर होना शुरू कर देता है और पिस्टन हमारा यहां एंड पॉइंट पर आ जाता है। इसको आप बीडीसी कहो या इसको बीडीसी बोल दो। तो वो हमारा अपनी जो बॉटम रीच है उस तक कंप्लीटली आ जाता है और ऊपर जो है हमारा मिक्सचर फिल हो जाता है। अब क्योंकि इसको बर्न कराना है और पिस्टन को और नीचे मूव कराना होगा तभी तो हम उससे वर्क लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले पिस्टन को ऊपर की ओर मूव कराया जाता है और ये मूव कौन कर रहा है, हमारा सेल्फ स्टार्टर की मोटर। तो सेल्फ स्टार्टर की मोटर इसको ऊपर की ओर लेके जा रही है और यहां पर इसको कंप्रेस किया जा रहा है। जब ये कंप्रेस हो जाता है इसको हम कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। पहले वाला हमारा इनटेक प्रोसेस था। इंजन के केस जब हम इंजन पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम बदल के इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें। तो ये कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पिस्टन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ आ जाएगा पूरा टीडीसी तक और टीडीसी के ऊपर जो ये स्पेस बचा हुआ ये क्या था, हमने भी पीछे देखा, कंबस्शन चैम्बर, जहां पर हमारा फ्यूल बर्न करेगा। तो उसके बाद जैसे ये कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होने के बाद ये पावर प्रोसेस आता है। पावर प्रोसेस के अंदर या इसको आप इग्निशन प्रोसेस कहें, पावर प्रोसेस, इग्निशन प्रोसेस। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग से एक स्पार्क दी जाती है इस फ्यूल को। तो जैसे ही उसको स्पार्क दी जाती है वो बर्न करना शुरू करता है और वहां पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ, उस हाई प्रेशर से पिस्टन को नीचे की ओर मूव कराया जाता है।
तो ये जो मूवमेंट अब यहां पर बनी है, यहां पे बनने के बाद हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा सेल्फ हमने लगाया तो सेल्फ उसको नोटिस किया होगा घुमाता है, तो यहां तक उसको घुमाना पड़ेगा, इनटेक कराना पड़ेगा, कंप्रेशन कराना पड़ेगा, और यहां जैसे ही स्पार्क मिल गई उसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही पावर स्ट्रोक के अंदर, पावर प्रोसेस के अंदर पिस्टन नीचे जाएगा, इनर्शियल इफेक्ट से ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही ये यहां पर नीचे आया पावर प्रोसेस में, तो हमें इसमें मैकेनिकल वर्क रिसीव हो गया। मैकेनिकल वर्क, उसके बाद एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है ये, जो कि एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू यहां से बाहर निकाल दी जाती है, जो भी हमारा यहाँ पर स्मोक होता है। आफ्टर बर्निंग क्या बचा, स्मोक, तो उसको एग्जिट करा देता है। तो यहां से यहां आया पावर, यहां से फिर वापस ऊपर जा रहा है इनर्शियल इफेक्ट की वजह से, इनर्शियल। अभी मैंने देखा कि पिस्टन नहीं फ्लाईव्हील होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम ये कंस्ट्रक्ट, तो ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद सारा स्मोक जो है इसको हम एग्जिट करा देते हैं, और पिस्टन यहां जाने के बाद फिर से यही प्रोसेस इनटेक वाला आ जाता है। क्योंकि पिस्टन के अंदर इतना इनर्शिया होता है कि वो फिर से नीचे की ओर मूव करता है खुद से, तो फिर इनटेक हो जाता है। और देखिए कंप्रेशन भी करता है, उसमें इतना इनर्शियल इफेक्ट आ जाता है कि वो यहां पावर लेने के बाद जो हमने मैकेनिकल वर्क उससे लिया वो तो है ही है, प्लस में एग्जॉस्ट प्रोसेस को भी कंप्लीट करता है इनर्शियल इफेक्ट से, फिर नेक्स्ट इनटेक को भी कंप्लीट करता है इनर्शियल इफेक्ट की वजह से, और कंप्रेशन प्रोसेस को भी करता है इनर्शियल इफेक्ट की वजह से, और फिर उसको पावर मिल जाती है, और ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से फिर रन करते रहते हैं। चलिए, ये हमने पेट्रोल इंजन का जाना कि कैसे ये वर्क। इसी प्रोसेस को से, तो ये जो इंजन है हमारा, ये ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होते हैं। आजकल तो वैसे ईवी का जमाना आ गया है, जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले ही हमारे आईसी इंजन इसके अंदर यूज होते थे। अब इस इंजन को देखिए, ये एक जेट इंजन है। एक जेट इंजन, ये भी हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है। और जेट इंजन के अंदर जो हम वर्क करते हैं वो थ्रस्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, एक्शन और रिएक्शन। तो यहां पर हम थ्रस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जेट के अंदर हमें मूव कराने के लिए थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी रोटेटिंग व्हील्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एयर में हमें
व्हील को रोटेट करा के उसको मूव नहीं कराना है, बल्कि थ्रस्ट से उसको मूव कराया जाता है, एरोप्लेन हो, जेट हो। लेकिन जो वर्किंग है इस इंजन की भी वो भी सेम होती है। तो देखिए, इनटेक प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस यहां पर होगा, पावर यहां पर होगा, ये पूरा पावर का है, और ये हमारा एग्जॉस्ट है। अब देखिए, इसके हम सेक्शन बना देते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये है, ये हमारा फैन, ये फैन यूनिट हो गई। ये पूरी की पूरी जो इंजन है ये बिल्कुल इनलाइन केसिंग के अंदर है। यहाँ पर अप डाउन जैसा कोई चक्कर नहीं है, पिस्टन का अप डाउन कराना वो कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फैंस का यूज किया जाता है ताकि इनटेक प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। ये इनटेक हुआ, एयर यहां से इन की गई, या आप कहो कि हम यहाँ पर एयर प्लस, सपोज करो पेट्रोल को हम यूज करें तो पेट्रोल, इन दोनों का मिक्सचर हमने यूज कर लिया। तो यहां से हमने या तो एयर को इन किया या एयर पेट्रोल के मिक्सचर को इन किया। तो यहां पर इन किया, इसके बाद का जो प्रोसेस है जो कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक चलेगा, ये कंप्रेशन प्रोसेस है, ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस है। तो इसके अंदर कंप्रेसर का यूज किया जाता है, कंप्रेसर, इसको कंप्रेस करने के लिए। थर्ड वन जो हमारा पावर है उसमें इग्निशन होता है, एक तो बर्निंग होती है फ्यूल की, और वो फ्यूल थ्रस्ट देता है। लेकिन यहां देखिए थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि बर्न किया हमने, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्निंग होती है, ये इस एरिया में, इसको हम कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं, इसको हम कंबस्टन चैम्बर। तो इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर इसको बर्न कराया जाता है। उसके बाद जो यूनिट आती है पावर की, तो पावर के लिए यहां पर हम पिस्टन यूज कर रहे थे, यहां पर हम पिस्टन यूज कर रहे थे, यहां पर हम टरबाइन का यूज करते हैं। हाँ, टरबाइन को हम लाइट कलर से दिखा देते हैं, ये हमारा टरबाइन पोर्शन। तो यहां से हम पावर को या कहीं वर्क को रिसीव करते हैं, वर्क रिसीव। दूसरा, हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल है। यदि हम जेट इंजन में इसको यूज करते हैं तो हमें थ्रस्ट का यूज, सिर्फ थ्रस्ट का यूज करना है, हमें टरबाइन से कोई भी मैकेनिकल वर्क लेने की जरूरत नहीं। या यदि हमें कोई कुछ वर्क करना है तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यदि एरोप्लेन्स के अंदर हमें कोई वर्क की रिक्वायरमेंट है तो हम इससे थोड़ा ले लेंगे, अदरवाइज टोटली थ्रस्ट के ऊपर ही उसको चलाया जाता है। उसके बाद इस टरबाइन से हाई वेलोसिटी के साथ स्मोक को, क्योंकि जब यहां पर ये कंप्लीटली बर्न हो चुका है तो क्या बचा, स्मोक, तो स्मोक को इससे पास करता है और थ्रस्ट यहाँ पर जनरेट होती है, तो ये बाहर निकल जाता है और जो हमारा प्लेन्स है वो आगे की तरफ मूव करता है, मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होती है। इसको हटा देते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो, यदि एविएशन में हमें यूज नहीं करना है, हमें किसी और वर्क के लिए टरबाइन को यूज करना है, तो हम इस टरबाइन से ही
टोटल मैकेनिकल वर्क को रिसीव करेंगे और इस थ्रस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में आ रहा है कि क्या हम इसको कार के अंदर यूज कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए नहीं कर सकते। इंजन यूज किया जा सकता है, इंजन यूज किया जा सकता है कार को मूव कराने के लिए। टरबाइन से हम रोटरी मोशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो दूसरी है, जिसकी वजह से एक लिमिटेशन क्रिएट होती है कि हम इसको कार के अंदर यूज नहीं करते। आप कहो कि साइज बड़ा है और काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम कार में इसको इजीली यूज नहीं कर पाते। तो यहां तक हमने इंजन्स के बारे में जाना है। अब हम आगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आप तब तक इसको देखिए। ओके, थैंक यू।